कहानी के आगाज में हमें मेरीन बायोलॉजी के दो तालिब इल्म नजर आते हैं जिन्हें समंदर से बहुत दिलचस्पी होती है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लड़के का नाम हीरी और लड़की का नाम बेथ है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। छुट्टियां गुजारने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान और खूबसूरत जजीरे पर जाते हैं। एक शख्स उन्हें अपनी कश्ती में उनका सामान समेत उस वीरान जजीरे पर छोड़ देता है। दोनों का मंसूबा था कि वो यहाँ 10 दिन गुजारेंगे और 10 दिन बाद यही शख्स वापस आकर उन्हें ले जाएगा। जाने से पहले वो शख्स कहता है कि अगर किसी भी वजह से तुम्हें मुकर्रर वक्त से पहले वापस जाना हो तो सैटेलाइट फोन पर मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो उन दोनों को अपना ख्याल रखने की हदायत देता है और वहां से चला जाता है। अब बीथ और हीरी चाहते थे कि वो ऐसी प्रसकून और वीरान जगह पर वक्त गुजारें जहां उन्हें कोई तंग न करे। ये जगह बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक थी। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर सुनसान था जहां उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। उसी लिए वो बहुत खुश थे कि यहाँ वो मुकम्मल आजादी के साथ वक्त गुजारेंगे और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। वहाँ का माहौल बेहद खूबसूरत था। नीला समंदर, सफेद रेत और सरसब्ज जंगल, हर चीज जन्नत का मंजर पेश कर रही थी। उसके बाद बेत और हीरी पूरे जजीरे की सैर करने लगते, इसलिए वो रेत पर ही सो जाते हैं। चंद घंटे बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि रेत पर छोटे छोटे कदमों के निशानात मौजूद हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि इस जजीरे पर उन दोनों के अलावा किसी और का होना मुमकिन नहीं था। उसी लिए वो इन कदमों के निशानात का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचते हैं वो निशानात अचानक गायब हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद वो अपना खीमा लगाना शुरू। उस दौरान हीरी लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जाता है जहां उसे कुछ हड्डियां नजर आती हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये किसी इंसान की हड्डियां हैं या किसी जानवर की। इसी वक्त उसे जंगल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। इसलिए वो जल्दी से लकड़ियां लेकर बैत के पास वापस आ जाता है। दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। जैसे ही रात होती है वो दोनों खैमे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात के वक्त उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे उनकी आंख खुल जाती है। हैरी टार्च उठाता है और यह देखने के लिए खीमे से बाहर निकलता है कि आवाज कहां से आ रही है, मगर उसे बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। बीत सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि किसी ने उनके कपड़े दरख्त पर लटका दिए हैं। ये मंजर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ तो उन्होंने अब तक किसी को नहीं देखा, फिर ये किसने किया कि शायद कोई बच्चा उनके साथ मजाक कर रहा है। उसी ख्याल से वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उसके बाद दोनों दोबारा समंदर की तरफ जाते हैं ताकि मछली पकड़ सकें। हैरी जैसे ही एक मछली पर पांव रखने लगता है, बीथ फौरन उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये स्टून फिश है, उसके कांटे इंतहाई जहरीले होते हैं। अगर तुम्हारा पांव उस पर पड़ जाता तो आधे घंटे के अंदर शदीद दर्द से तुम्हारी मौत हो जाती। मछलियां पकड़ने के बाद दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। उसी दौरान उन्हें जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों ये देखने के लिए जंगल में दाखिल होते हैं कि आखिर कौन रो रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल के अंदर एक पुरानी झोंपड़ी नजर आती है। वो बाहर से आवाज लगाते हैं मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर सिर्फ कुछ पुराना और टूटा हुआ सामान पड़ा होता है। वहाँ एक बहुत पुराना बस्तर भी रखा हुआ था। हैरी की नजर दीवार पर बनी एक तस्वीर पर पड़ती है। इस तस्वीर में एक लड़की एक मर्द को मार रही होती है। इसी दीवार पर 7 निशान भी बने हुए थे। हैरी अभी उन्हीं निशानात को गौर से देख रहा था कि बाहर से बैत उसे आवाज देती है। जब वो बाहर आता है तो बैत उसे झोंपड़ी के बिल्कुल बाहर बनी एक कब्र दिखाती है। उस कब्र पर एक सलीब लगी होती है जिस पर कोरल नाम लिखा हुआ था। दोनों इस बात पर ज्यादा तौजा नहीं देते और जंगल से वापस निकल आते हैं। उसके बाद वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देखने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं तो उनकी हैरत की अंतहा नहीं रहती। पिछली रात जब वो दोनों खीमे में सो रहे थे, किसी ने उन्हीं के कैमरे से उनकी वीडियो बना ली थी। ये देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उस सुनसान जजीरे पर सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि कोई और भी छुपा हुआ है। बीत बड़ी तरह खौफजदा हो जाती है। वो फौरन घर वापस जाना चाहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर देखते हैं कि समंदर में एक कश्ती मौजूद है जिसमें 2 मछेरे बैठे हुए हैं। वो पानी में गोलियां चला
जाकर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहे होते हैं। जब मछुआरों की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं और फौरन कश्ती लेकर वापस चले जाते हैं। रात के वक्त जब वो कीमे के अंदर होते हैं तो उन्हें एक बार फिर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों कीमे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आवाज उसी पुरानी झोपड़ी की तरफ से आ रही है। हैरी थोड़ा खौफजदा होता है लेकिन बीथ से कहता है कि तुम यहीं रखो, मैं टार्च लेकर आता हूँ। जैसे ही वो झोपड़ी के करीब पहुंचता है दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। उसी दौरान बैथ भी चुपके से उसके पीछे आ जाती है जिससे हैरी चौंक जाता है। दोनों अंदर देखते हैं तो बस्तर पर सरख रंग की एक अजीब सी मुरझान नमा चीज रखी होती है। ये दरअसल एक पौधा था। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं लेकिन ज्यादा गौर न करते हुए वो वापस खीमे में आ जाते हैं और उस रात बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वहां बहुत सी मछलियां पड़ी हुई हैं। अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें ये जजीरा छोड़ देना चाहिए। बीथ इस आदमी को फोन करने जाती है जो उन्हें यहाँ छोड़कर गया था, मगर वहां से सैटेलाइट फोन गायब होता है। हैरी भी उसे तलाश करता है लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि देती है। दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि दो मुछीरे बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले समंदर में गोली मारकर मछलियां पकड़ते देखा था। बीथ और हैरी को शक होता है कि शायद उन्हीं लोगों ने उनका सैटेलाइट फोन चुराया है। वो उनसे फोन वापस मांगते हैं मगर मुछीरे उनकी जबान नहीं समझते। गुस्से में आकर हैरी उन पर चीखने लगता है और उन्हें बुरा भला कहता है। ये बात मुछीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोनों गुस्से में आ जाते हैं। एक मुछेरा हैरी को मारने की कोशिश करता है जबकि दूसरा बीथ के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जब देर बाद हैरी चुपके से तीरता हुआ पानी के रास्ते कश्ती तक पहुंच जाता है और फोन ढूंढने लगता है लेकिन बदकिस्मती से एक मुछीरा उसे देख लेता है। वो उस पर हमला करता है, उसे जख्मी कर देता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद वो हैरी को घसीटते हुए दोबारा जजीरे पर ले आता है। रात के वक्त बीथ और हैरी दोनों एक दरख्त के साथ बंधे हुए होते हैं। उनके मुंह पर भी कपड़ा बांधा गया होता है। दोनों मुछीरे शराब पी रहे होते हैं और उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं। उनमें से एक बीथ के साथ बदतमीजी करने लगता है जबकि दूसरा ये सब देखकर लुत्फ उठा रहा होता है। तभी अचानक जंगल की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ये सुनकर दोनों मुछेरे बीथ और हैरी को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल से गोलियों की आवाजें और चीखें सुनाई देने लगती हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह बीथ की आंख खुलती है। वो जख्मी मुछीरे के खून के निशानात का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। वो खून के निशानात सीधे उसी पुरानी झोपड़ी तक जा रहे थे। बीथ झोपड़ी के अंदर दाखिल होती है जहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद हैरी भी वहां पहुंच जाता है। बीथ उसे बताती है कि इस डायरी में लिखा है कि 1920 की दहाई में कोल नाम की एक लड़की इसी जगह समुद्री जानदार जमा करने वाली एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले 7 आदमियों ने कई दिनों तक उस पर बेहद जुल्म किया। उन्होंने उसे इतनी आजीतें दी कि आखिरकार वो मर गई। उसके बाद लोगों ने उसी झोपड़ी के करीब उसे दफन कर दिया, लेकिन कोरल को कभी इंसाफ नहीं मिला। कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए उसकी रूह उसी जजीरे पर भटकने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेगी। उसने एक एक करके उन 7 आदमियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। अब उसके दिल में हर मर्द के लिए नफरत भर चुकी थी। इसीलिए अब जो भी मर्द उस जजीरे पर आता है कोरल की रूह उसे कत्ल कर देती है और अपना गुस्सा निकालती है। यूं उसका इंतकाम भी जारी रहता है क्योंकि अब वो एक बदरूह बन चुकी है। हैरी इन बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ये सिर्फ एक भूतों की कहानी है, लेकिन बीथ कहती है कि ये सब हकीकत है। वो समंदर के किनारे से कुछ सीपियां, सिक्के और खूबसूरत फूल उठाकर कोरल की कब्र पर सजा देती है। इसी दौरान उसे झुनपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से बैथ को यकीन हो जाता है कि कोरल की रूह यहीं कहीं मौजूद है। रात के वक्त बैथ हैरी को सब कुछ बताती है। वो कहती है, मुझे यकीन है कि कोरल की रूह उसी जजीरे पर भटक रही है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन हैरी अब भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, अगर कोरल हर मर्द को मार देती है तो फिर मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? इसी रात जब बीथ और हैरी खीमे में सो रहे होते हैं तो अचानक उनकी आंख खुल जाती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ 2 नई कब्रें बनी हुई होती हैं। ये देखकर बीथ बहुत डर जाती है और रोने लगती है। हैरी उसे संभालता है और तसल्ली देता है। अगली सुबह दोनों लकड़ियां जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि आग जला सकें। क्योंकि उनका सैटेलाइट फोन चोरी हो चुका था, इसलिए वो इस सुनसान जजीरे में बुरी तरह फंस चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो आग जलाएं ताकि धुआं
धुआं उठे और कोई दौर से उन्हें देखकर बचाने आ जाए। उसी दौरान हीरी जंगल में लकड़ियां लेने जाता है। अचानक उसे पुरानी झोंपड़ी के अंदर से फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन झोंपड़ी के अंदर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसका सैटेलाइट फोन वहीं पड़ा हुआ है। फोन पर कॉल आ रही होती है मगर उस पर कोई नंबर नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर हीरी हैरान रह जाता है। वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ से वही खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं जब 7 आदमियों ने कोल पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी थी। ये आवाजें सुनकर हैरी बड़ी तरह खौफजदा हो जाता है। उसे शदीद गुस्सा भी आता है। वो फोन को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। उसी लम्हे पूरी झोपड़ी में एक खौफनाक कहकहा गूंजने लगता है। अगले ही लम्हे कोरल उसके सामने जाहिर हो जाती है। ये मंजर देखकर हीरी की आंखें खौफ से पट्टी की फटी रह जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कोरल एक तेज धार चाकू उठाती है और उस पर हमला कर देती है। उसी हमले में हीरी मारा जाता है। उसके बाद कोरल उसकी लाश उठाकर अपनी कब्र के करीब मौजूद एक दरख्त पर लटका देती है। उधर बीत को काफी देर से हीरी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उसे हर जगह तलाश करना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो उसे तलाश करते हुए पुरानी झोंपड़ी के अंदर भी जाती है लेकिन वहां भी हैरी नहीं मिलता। जब वो झोंपड़ी से बाहर निकलती है तो उसकी नजर अचानक हैरी की लाश पर पड़ती है। उसकी लाश दरख्त से लटक रही होती है और उसका खून टपक टपक कर सीधा कोरल की कब्र पर गिर रहा होता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बेत के होश उड़ जाते हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि हीरी की लाश वहां मौजूद नहीं है। वो खौफजदा होकर अपने कैंप की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वो एक नई ताजा कब्र देखती है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये हीरी की कब्र है जिसे कोरल ने दफन कर दिया है। बीत बड़ी तरह डर जाती है। वो फौरन लकड़ियों में आग लगा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा धुआं उठे और शायद कोई उसे देखकर बचाने आ जाए। इसी दौरान उसकी नजर समंदर के दरमियान एक बड़ी चट्टान पर खड़ी कोरल पर पड़ती है। बीत उसे आवाज देती है और बगैर कुछ सोचे समंदर की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन अचानक उसका पांव एक स्टोन फर्श पर पड़ जाता है। उसके जहरीले कांटे बीत के जिस्म में प्यूस्ट हो जाते हैं। चंद ही लम्हों में जहर पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है। किसी तरह वो वापस साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब उसे मालूम था कि उसके पास जिंदा रहने के लिए आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। वो खामोशी से हीरी के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हों को याद करने लगती है। 10 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। वही शख्स जो उन्हें इस जजीरे पर छोड़कर गया था वापस उन्हें लेने आता है लेकिन पूरे जजीरे पर न हीरी का कोई निशान होता है और न ही बैत का। वो हर जगह उन्हें तलाश करता है। आखिरकार वो पुरानी झोंपड़ी के अंदर जाता है जहां उसे एक करसी पर वही पुरानी डायरी रखी हुई मिलती है। जैसे ही वो डायरी उठाता है अचानक उसके पीछे बेत खड़ी नजर आती है लेकिन अब बेत मर चुकी थी यानी अब वो भी एक भटकती हुई रूह बन चुकी थी। अगले ही लम्हे वो उस शख्स पर हमला कर देती है और बेरहमी से उसे कत्ल कर देती है। आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि कोरल की कब्र के साथ एक नई कब्र भी मौजूद है। वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि बीत की होती है। उसका मतलब ये था कि अब बीत भी कोरल की तरह एक बदरूह बन चुकी है। अब वो दोनों मिलकर उस जजीरे पर आने वाले मर्दों को कत्ल करेंगी और कोरल के इंतकाम को हमेशा जारी रखेंगी और उसी खौफनाक इंजाम के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।